नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ से आज गुजरात जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नवनिर्वाचित गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। सुबह 9:45 पर गुजरात के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। ये मुख्य कार्यक्रम उनका वहां पर रहेगा, जहां गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए और इस दौरान बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इसी के आधार पर अब नवनिर्वाचित गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अहम भूमिका सीएम योगी ने भी निभाई इस चुनाव के दौरान। बता दें, सुबह 9:45 पर गुजरात के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। ये मुख्य कार्यक्रम उनका रहेगा आज गुजरात के दौरे के दौरान, और इसकी विशेष तैयारी है। भव्य ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। गुजरात की जनता ने जहां एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास जताया है और भारी मतों से जिताया है, वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि बीजेपी के विकास पर गुजरातियों को भरोसा है, और इसी भरोसे के साथ अब नई सरकार के गठन के लिए, सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात का दौरा करेंगे। सुबह 9:45 पर गुजरात के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज गुजरात का खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां नवनिर्वाचित गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। सुबह 9:45 पर गुजरात के लिए रवाना होंगे। आज भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बीजेपी ने दोबारा से उन पर विश्वास जताया है और उनके कामों पर, जिस तरीके से उनके कार्यकाल के दौरान भारी मतों से जीत हुई है और वापसी हुई है गुजरात में बीजेपी की, उस शानदार जीत के बाद भूपेंद्र पटेल पर ही विश्वास जताया गया है। मुख्यमंत्री का चेहरा वो रहेंगे और अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के लिए आज शपथ ग्रहण वो करेंगे। उनके साथ मंत्रिमंडल भी शपथ ग्रहण कर सकता है। कितने मंत्री इसमें शामिल रहते हैं देखना होगा। फिलहाल बेहद ही महत्वपूर्ण आज का पूरा दिन गुजरात के लिए होने वाला है। आज शपथ ग्रहण है और इसी दिन के साथ गुजरातियों के आने वाले 5 साल में किस्मत क्या रहेगी उसका निर्णय होगा। कितनी शिद्दत के साथ अब दूसरे कार्यकाल में भूपेंद्र पटेल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, कि उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। पहले कार्यकाल के आधार पर देखिए, इतने बड़े मतों से 156 मतों से करीब विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी गुजरात में, और इसके बाद कहीं ना कहीं अब उम्मीदें बढ़ी हैं और चुनौतियां भी बढ़ी हैं। अब इन चुनौतियों को किस तरीके से पार करती है बीजेपी, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा 2.0 कार्यकाल के दौरान। तो गुजरात, जहां कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर अपना अहम योगदान दिया और उस एक खास छाप प्रधानमंत्री ने छोड़ी है, जिसको हटा पाना विपक्षियों के लिए अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात में साफ हो गया। और चलिए, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, देखिए, आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आखिर क्या उनके रवानगी का पूरा कार्यक्रम होगा? और देखिए, कहीं ना कहीं अहम है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम भूमिका निभाई गुजरात के चुनाव के दौरान। उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया और इस लिहाज से कहीं ना कहीं एक अहम जगह उनकी रहेगी आज शपथ ग्रहण समारोह में भी। बिल्कुल बात करें, आज जो है गुजरात में दूसरी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। निश्चित तौर पर इसमें आज जो भूपेंद्र पटेल हैं, जो दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत जो गुजरात में काफी भव्य रही और अपने ही सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिए। 156 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, जो लगभग 52% वोटों के साथ में आई। 2017 से तुलना करें तो 3% की बढ़ोतरी इस
बार भारतीय जनता पार्टी को हुई। निश्चित तौर पर 2017 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी का सबसे कठिन चुनाव माना जाता था, क्योंकि उस दौरान कहीं ना कहीं पाटीदार जो आंदोलन था गुजरात में वो हावी था और उसका असर दिखाई दिया था। निश्चित तौर पर उसमें बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ तो ऐसा महसूस हुआ किया गया वहां के लोगों के द्वारा कि पाटीदार जो समाज था वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ गया और इसके चलते एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। हालांकि जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में चुनाव में जब कमजोर पड़ी थी, हालांकि सरकार बनाने सफल हुई थी, उसके बाद से लगातार जमीन पर काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बड़ी बंपर जीत हासिल की। निश्चित तौर पर बात करें तो कांग्रेस का इस बार सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पिछले 2017 का चुनाव हुआ था, 41% वोट बैंक उनको मिला था, लेकिन इस बार मात्र 27% वोट बैंक मिला, वोट मिला। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए 13% वोट पर अपना कब्जा किया। निश्चित तौर पर यह पूरा चुनावी संग्राम हुआ, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का बहुत अहम योगदान रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्जनों की संख्या में रोड शो और जो है सभाएं की। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को उन जगहों पर विधानसभाओं में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी गई थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने वहां पर प्रचार किया था और 80 से 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुजरात के लिए क्या कुछ छवि छोड़ के आए, क्या छाप छोड़ के आए। आज का जो समारोह होना है वहां पर जो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह होना, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बेतहासा मेहनत इस चुनाव में की और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। तकरीबन 9:45 के आसपास भारतीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से गुजरात के लिए रवाना होंगे और फिर गुजरात पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया अपने चुनाव में उत्तर प्रदेश का मॉडल हावी रहा गुजरात में भी, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में के लिए एक अच्छा संदेश दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सूर्योदय हो रहा है, लगातार देखा जा रहा है, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां जो अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर आने की सोचते नहीं थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की रणनीति के चलते उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग इस समय लग रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मॉडल जो है आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे राजस्थान का चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, हर जगह उत्तर प्रदेश का मॉडल हिट होने वाला है। और कहीं ना कहीं इसीलिए आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार उत्तर प्रदेश के मॉडल का जिक्र करते हैं और 2024 में पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मॉडल को बनाने की व्यवस्था करेगी और उस मॉडल में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े काम हुए और कहीं ना कहीं वो काम जमीन पर दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा जमीन पर जो जनता है उसको लेकर कहीं ना कहीं चीजें संतुष्ट है। जो अभी फीडबैक आते हैं, कहीं ना कहीं एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, उनमें चीज दिखाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को क्या काम। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का आज गुजरात का दौरा है और कहीं ना कहीं जो उन्होंने लमसम 1 महीने तक लगातार मेहनत की, आज कहीं ना कहीं वो वहां पर पहुंचेंगे और देखेंगे कि एक बार फिर 27 साल का जो रिकॉर्ड लगातार चला रहा था, 27 साल से लगातार सत्ता पे काबिज थे, एक बार फिर सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मिली और ये इस बार बम्पर जीत रही। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अश्विनी, गुजरात की राजनीति में शुरू से ही उथल पुथल रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से किरदार रहा, अहम भूमिका रही, कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव में भी ये जो पूरी राजनीति है वो पीएम मोदी के ही इर्द गिर्द घूमी। बड़े बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे, बयानबाजियां हुई, लेकिन जो वहां की जनता है उसने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो एक चेहरा है, जो उनकी छाप है, उस पर एक बार फिर से भरोसा किया है और उसी भरोसे के साथ इतने भारी मतों से जिताया है। बिल्कुल, एक चीज समझना होगा कि चाहे जब बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में रहे हो नरेंद्र मोदी, चाहे बतौर प्रधानमंत्री हो, उन्होंने लोगों का विश्वास जीता है। 13 साल तक लंबे कार्यकाल उनका गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री रहा और लमसम 8 साल का हो गया बतौर प्रधानमंत्री। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब भी देखा जाता है कि कोई भी आह्वान प्रधानमंत्री करते हैं तो किस तरीके से देश के लोग उसको मानते हैं, चाहे कोरोना के टाइम पर वो थाली बजाना हो, चाहे लोगों को कहीं ना कहीं उत्साहित करना हो, तमाम काम प्रधानमंत्री ने कहे और जनता ने किए। निश्चित तौर पर पिछला चुनाव 2017 में देखा गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव उतना बेहतर नहीं था, कांग्रेस बेहतर चुनाव लड़ रही थी, अच्छा सब कुछ जा रहा था और कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक नेता हैं, उनका एक बयान आता है और बयान के बाद कहीं ना कहीं स्थितियां बदल जाती है और उस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से जोड़ते हैं और कहीं ना कहीं आखिरी में परिणाम क्या होता है कि कांग्रेस जो जीत के दावे कर रहे थे और जो जानकार थे वहां के, वो भी कह
रहे थे कि गुजरात में इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला, लेकिन अंतिम समय में सत्ता परिवर्तन रुक गया और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर जो कटाक्ष किया गया था वो गुजरात की जनता ने उसको अपने ऊपर लिया और पंपर जो आखिरी राउंड था उसमें वोटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इस बार का चुनाव बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं गुजरात का रिवाज भी कायम रहा अश्विनी, और दोबारा से बीजेपी आई और आज शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार रहेगा। आप बने रहिए अश्विनी हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। दिल्ली से अब खबर, जहां आज सांसद के तौर पर शपथ लेंगी डिंपल यादव। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनको शपथ दिलाएंगे। आज सुबह 11 बजे लोकसभा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिल्ली आएंगे उनके साथ। और देखिए मैनपुरी से किस तरीके से डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के ही पूरे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं और रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो ये लोकसभा सीट जीती है और इसी के साथ आज वो संसद के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनको शपथ ग्रहण कराएंगे। और इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके साथ दिल्ली आएंगे और ये खास शपथ आज वो ग्रहण करेंगी। अश्विनी हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए आज मैनपुरी से आप सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी डिंपल यादव और इस दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। क्या कुछ मौके से अपडेट? बिल्कुल आज शपथ ग्रहण समारोह होना है डिंपल यादव का। संसद पहुंचेंगी 11 बजे के तकरीबन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। निश्चित तौर पर अभी हाल ही में मैनपुरी का उपचुनाव संपन्न हुआ था और मुलायम सिंह की मौत के बाद में कहीं ना कहीं उपचुनाव हुआ था। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और अंतिम जब परिणाम आया कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आया। 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी जीती और कहीं ना कहीं अपने ही रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी ने वहां से तोड़े। निश्चित तौर पर डिंपल यादव बतौर सांसद आज शपथ ग्रहण करेंगे और अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर अभी संसद में अगर बात करें संख्या की समाजवादी पार्टी तो 2019 का चुनाव में 5 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते थे, जिसमें से मुलायम सिंह यादव शामिल थे, इसके साथ आजम खां शामिल थे, अखिलेश यादव को शामिल थे, लेकिन तीनों लोग मुलायम सिंह जी की मौत हो गई। इसके अलावा अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था और जो है आजम खां भी नहीं सांसद रहे। निश्चित तौर पर ऐसे में जो है कहीं ना कहीं उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर आजमगढ़ की सीट पर कब्जा कर लिया था। निश्चित तौर पर हालांकि बात करें तो मैनपुरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश की थी लेकिन उतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर जीत हासिल की और अब इस समय जो सांसदों की संख्या लोकसभा में भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की वो 3 हो जाएगी आज से, जब डिंपल यादव शपथ ग्रहण करेंगे। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए आज एक बड़ा दिन है क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा था कि डिंपल यादव के लिए चुनाव मैनपुरी का बहुत टफ होने वाला है, सख्त होने वाला है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का ये चुनाव भविष्य तय करने वाला। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्साह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और खुद अखिलेश यादव में है। निश्चित तौर पर आज समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद जो है डिंपल यादव शपथ ग्रहण करेंगे और तकरीबन 11 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल, और किस तरीके से वो अपनी सांसद की भूमिका निभाती हैं डिंपल यादव, ये बड़ा दायित्व उन पर रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली दौरे से पहले रविवार को मथुरा पहुंचे अखिलेश यादव, जहां अखिलेश यादव के साथ नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रही। वृंदावन में बांके बिहारी के उन्होंने दर्शन किए, जहां व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने मौके से ये कहा कि कोई बाजार नहीं बचा जहां छापा न पड़ा हो। व्यापारियों का भरोसा उठ गया है बीजेपी से। बसपा काशीराम के सिद्धांतों से भटक गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और बसपा पर उन्होंने निशाना साधा जब नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव के साथ मथुरा वो पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने बांके बिहारी के मंदिर में जाकर दर्शन किए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि व्यापारी अब त्रस्त हो चुके हैं, बीजेपी से परेशान हो गए हैं। कोई बाजार नहीं बचा है जहां पर छापा न पड़ा हो। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बसपा जो है, काशीराम जो कि बसपा के संस्थापक थे, कहीं ना कहीं उनके सिद्धांतों से बसपा भटक चुकी है। ये बड़ा निशाना अखिलेश यादव का रहा इस दौरान। बुलंदशहर से अब खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2017 से लूट पे वांछित 15,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। नगर कोतवाली से लूट के मामले में वांछित था गुलावटी निवासी इरफान। कोतवाली क्षेत्र के संतपुरा नहर के पास ये पूरी मुठभेड़ हुई, जिस दौरान बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी
और पुलिस के शिकंजे में आ गिरा ये बदमाश, जहां मुठभेड़ के बाद ये सफलता मिल पाई। कोतवाली क्षेत्र में संतपुरा नहर के पास मुठभेड़ हुई है। आज थाना पुलिस सिकंदराबाद द्वारा सिरोधन कट पर चेकिंग करी जा रही थी, तभी एक संदिग्ध बाइक को रोकने का इशारा किया गया। संदिग्ध बाइक पुलिस पार्टी को देख के भागने की कोशिश करी गई, जिसका पीछा किया गया। वो यहाँ संतपुरा नहर के पास बाइक स्लिप होने से गिर गया और पुलिस पार्टी के ऊपर उसने फायर किया। पुलिस पार्टी का आत्मरक्षा में फायर में जो संदिग्ध था वो घायल हुआ। संदिग्ध की पहचान हुई है इरफान पुत्र शौकत। यह 1279/17 कोतवाली नगर से लूट का मुलजिम है, वांछित चल रहा है। 18 का इनामी है, 15,000 का इनामी है, जिसको आज पुलिस द्वारा पकड़ा गया। मुठभेड़ में यह घायल हुआ है। इसको CSC भेज दिया गया। आगे की अग्रिम कार्रवाई पुलिस सिकंदराबाद पुलिस द्वारा की जा रही है। आज थाना पुलिस अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए बुलंदशहर से। अशोक, क्या जानकारी? देखिए, 15,000 का ये इनामी था जिससे मुठभेड़ हुई है, किस तरीके से बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है? ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और SSP श्लोक कुमार के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हो रही है। बुलंदशहर पुलिस की लगातार बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। बुलंदशहर को मुखबिर की सूचना मिली थी। सिकंदराबाद पुलिस को गुलावटी रोड पर एक संदिग्ध वाहन को रोका गया। जब पुलिस की पार्टी को फायरिंग करी गई, फायरिंग के दौरान में एक बदमाश को पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका इस पे इनाम घोषित था। ये करीबन 10 से 12 साल से कोतवाली नगर से घटना में वांछित चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस लगातार इस पर दबिश डाल रही थी और उस पर टीम कार्रवाई कर रही थी। सिकंदराबाद पुलिस ने इसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी सफलता मिली। बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ से अब खबर, जहां छात्र की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप है। 12वीं की छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई। छात्र की हत्या कर जंगल में उसके शव को फेंक दिया गया। 2 संदिग्ध युवकों से पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। मृतक को साथ लेकर हॉस्पिटल आए थे दोनों युवक। मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 12वीं के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है और छात्र की हत्या करने के बाद उसे जंगल में फेंक दिया गया उसके शव को। छात्र की हत्या कर जंगल में शव फेंकने के बाद 2 युवक हैं जिनसे फिलहाल अभी पूछताछ की जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी? देखिए, क्या ये पूरा मामला है? छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है, निर्मम ये हत्या है। इस पूरे मामले में पुलिस को अभी तक क्या पता लग पाया है? देखिए, लगातार अगर मेरठ की बात की जाए तो हत्याओं का सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। मेरठ पुलिस की अगर बात की जाए तो हत्याओं के मामले में हर जगह लेट पहुंच करके पुलिस का कहना है मामले की जांच की जा रही है। ये अगर देर रात की बात की जाए तो 12वीं के छात्र के उसके 2 साथी घर से बुलाकर लाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये नगला हेरू का मामला है, जहाँ पर पुलिस का कहना है कि 2 लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी पुलिस इस मामले में कोई ठोस पुख्ता सबूत या फिर कोई किसी पुख्ता आदमी को नहीं पकड़ पाई है। फिलहाल का कहना है जो परिवार के लोग हैं उनमें कोहराम मचा हुआ है। लगातार देखा जाए तो लोग परेशान हैं। हत्या की वारदातों से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। बिल्कुल, फिलहाल 2 युवकों से बताया जा रहा है कि पूछताछ भी चल रही है। कुछ पता लग पाए कौन आरोपी हो सकते हैं? किसी से कोई विवाद हो पहले? देखिए, देखा जाए तो ये 12वीं का छात्र है। इसके ही 2 साथी हैं जो इसको साथ बुला करके घर से बुला करके लेकर जाते हैं और बाद में हत्या कर दी जाती है। फिलहाल जो दोनों लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इनको संदेह में लेते हुए दोनों को उठाया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही जो मामला है उसका सफल अनावरण किया जाएगा, क्योंकि जो हत्या है, हत्या के बाद क्षेत्र में हंगामा है। जो 2 समुदाय के लोग हैं आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। एटा से अब खबर, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रॉली पलटने से चालक समेत 4 लोग उसके नीचे दब गए। सड़क हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। जलेसर थाना के पुनहेरा बम्बा गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है।
तो देखिए, ट्रॉला पलटने से ये पूरा हादसा हुआ है। इस हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से ये 12 वर्षीय बच्चा जो कि इस पूरे हादसे का शिकार हुआ, उसकी मौत हो गई। जलेसर थाना के पुनहरा बम्बा गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आरबी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी, क्या जानकारी, देखिए कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, कैसे ये ट्रॉली पलटी है जिसकी वजह से 4 लोग उसके नीचे दबे, एक बच्चे की भी मौत हुई है। ये आपको बताना चाहूंगा, जलेसर के थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जो पुनहरा जो गांव है, वहाँ पर जो है गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली जो पलट जाती है और जो बम्बा है उसमें जाके गिरती है। 4 लोग दब जाते हैं। वहीं पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस ने जाकर के और स्थानीय लोगों की सहायता से जो है 4 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें एक बच्चे की 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है और बाकी तीनों का इलाज चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आरबी। गाजियाबाद से अब खबर, जहां खाली मैदान में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोनी के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के आवासीय कॉलोनी में आग लगी, जहां कश्मीरी एनक्लेव कॉलोनी के खाली मैदानों में झाड़ियों में आग लग गई। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तो देखिए, आग लगने की ये पूरी खबर आई सामने, जहां मैदान में आग लगी है और किस कदर भीषण आग है। दूर दूर तक आग का अंबार देखने को मिला और ये तस्वीरें सामने आई हैं जो कि डरावनी है। कश्मीरी एनक्लेव कॉलोनी के खाली मैदान में आपको बता दें झाड़ियों में आग लगी है। लोगों की मदद से फिलहाल इस आग पर काबू पाया गया है, क्योंकि मैदान में आग लगी है। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। इस पूरी खबर में राहत की बात है। फिलहाल जो झाड़ियों में आग लगी, उस आग को लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया, क्योंकि ये आग पूरे मैदान में कहीं ना कहीं फैलती नजर आई। और देखिए, आग लगने के दौरान क्या पूरा दृश्य रहा वो भी आपको दिखा रहे हैं। खौफनाक ये पूरा मंजर, जहां लोगों ने सूझबूझ दिखाई और इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। गोंडा से अब खबर, जहां बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, जहां नवाबगंज नगर पालिका परिषद चुनाव को लेकर उनका बयान सामने आया कि अपने कर्म के आधार पर सभी प्रत्याशी चुनाव लड़े। हो सके तो प्रत्याशी पोस्टर से मेरी तस्वीर हटा दे। ना मैं किसी को चुनाव लड़ा रहा हूं, ना किसी को लड़ने से रोक रहा हूं। मेरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं किसी को लड़ा रहा हूं, यही हमारा अंतिम संदेश है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सतेंद्र को जिता करके मेरी इज्जत बचा ली। इस बार मैं नगर पालिका से अपने आप को अलग कर लिया हूं। जिसको लड़ना चाहे लड़े, जिसको लड़ना चाहे न लड़े। और कृपया सारे प्रत्याशी हो सके तो मेरा फोटो उतार दें और अपने अपने कर्म के आधार पर लड़ें। न मैं किसी को रोक रहा हूं और न मैं किसी को लड़ा रहा हूं, यही हमारा अंतिम संदेश है। न प्रतीक भूषण जाएंगे, न करण भूषण जाएंगे, न सुमित जाएंगे, सुमित भी नहीं जाएंगे और न हम जाएंगे। कोई चुनाव में भाग लेगा नहीं लेगा, नवाबगंज के चुनाव में कोई भाग नहीं लेगा। सब स्वतंत्र, जिसकी इच्छा हो लड़े, जिसकी इच्छा न लड़े। मैं किसी को मना नहीं करूंगा और किसी को लड़ाऊंगा नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।